नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। मैं हूं कृष्णा अवतार दत्त और आज हम बात करेंगे लगातार सुर्खियों में रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्हें विपक्ष उनके पद से हटाने की कर रहा है भरपूर कोशिश। मगर विपक्ष ऐसा क्यों चाहता है? जैसा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए 10 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, क्योंकि 25 नवंबर को संसद सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में शुरू हुई नोकझोंक उन्हें पद से हटाने के प्रोसेस तक पहुंच गई है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के 60 सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। अब यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है। तो आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के प्रोसेस और नंबर सिस्टम की, लेकिन पहले बात करेंगे इस विवाद के पीछे का सच क्या है। तो जैसा 10 दिसंबर को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा था कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा इंडिया अलायंस के पास दूसरा रास्ता नहीं था। सभापति विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं देते, इसलिए इंडिया अलायंस के दलों ने यह बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले भी 8 अगस्त 2014 को मानसून सत्र के दौरान धनखड़ और विपक्ष के बीच विवाद हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया था। तब भी धनखड़ ने खड़गे को चुप कराते हुए कहा था कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर सकते, यह परंपरा के खिलाफ है। तब विपक्षी सांसदों ने इस पर जमकर हंगामा भी किया था और धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपका आचरण सदन में सबसे घटिया है, मैं आपके कृत्य की निंदा करता हूं, अगली बार मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। अब विरोध कर रहे जयराम रमेश से किसी बात पर हंसते हुए धनखड़ गुस्से में तमतमाते हुए बोले थे कि कांग्रेस सांसद हंसिए मत, मैं आपकी आदतें जानता हूं। कुछ सांसद गलत टिप्पणियां करते हैं और फिर कुछ देर बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू होने पर धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव को अराजक और अशोभनीय बताया। उन्होंने विपक्षी सांसदों पर सभापति के पद की गरिमा को धूमिल करने का भी आरोप लगाया और इसके बाद को कुछ देर बाद खुद सभापति कुर्सी छोड़कर चले गए। अब विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में समय नहीं देने और संसदीय नियम कायदों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उसी समय विपक्ष के 87 सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सहमति जाहिर कर दी, लेकिन सदन कार्यकाल खत्म होने की वजह से प्रस्ताव नहीं दिया गया और अब 4 महीने बाद संसद के शीतकालीन सत्र खत्म होने से 10 दिन पहले ही विपक्ष ने नोटिस दे दिया था। अब सवाल यह उठता है कि राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई। दरअसल 9 दिसंबर को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सोनिया गांधी का सोरोस के साथ संबंध का मुद्दा गंभीर है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के एक संगठन से है, जिसने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात कही थी। फिर 10 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने एनडीए को यह मुद्दा उठाने की इजाजत दे दी। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया तो सभापति ने विपक्ष को चुप करा दिया। बस यहीं से इंडिया अलायंस को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल गया। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सहमति भी दे दी कि वह अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने बताया कि यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है। इंडिया अलायंस प्रस्ताव के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि सभापति धनखड़ अपने नेताओं को ही सदन में बोलने का मौका देते हैं, विपक्षी नेताओं को नहीं। तो ये था अविश्वास प्रस्ताव आने के पीछे का घटनाक्रम। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लाना इतना आसान है? आखिर महाभियोग क्या है और क्या है इसका प्रोसेस? देखिए, महाभियोग शब्द का अर्थ किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। अब जैसा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उच्च सदन को नियमों और परंपराओं के मुताबिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसे में उन्हें राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद से भी हटा दिया जाए। तो क्या उपराष्ट्रपति को पद नियुक्त करना और हटाना कोई आसान काम है? संविधान के प्रावधानों के तहत इसकी कोई खास प्रक्रिया है? दरअसल महाभियोग के लिए 14 दिन पहले नोटिस का प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। दूसरा, इसके बाद उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रस्ताव सभापति के खिलाफ विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तीसरा, उनके वोटों की समानता होने पर भी वो वोटिंग का अधिकार खो देते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटों की समानता के मामले में मतदान का अधिकार नहीं मिलता।
और चौथा, महाभियोग के लिए बहुमत से प्रस्ताव पास होना भी जरूरी है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67B के मुताबिक उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों के बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। इसके बाद ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर सदन का सत्र खत्म हो जाए तो उसके बाद प्रस्ताव का क्या होगा? देखिए, जैसा कि संविधान या कानून में इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी तो है नहीं, लेकिन नियम है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना जरूरी है। जैसा कि सरकार आमतौर पर इससे पहले ही सेशन खत्म कर प्रस्ताव पर चर्चा होने से रोकना चाहती है। हालांकि एक बार नोटिस दिए जाने के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह राज्यसभा और लोकसभा में 14 दिन बाद चर्चा कराए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन इस बार 14 दिन से पहले ही संसद सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में इस सत्र में इस पर चर्चा तो संभव नहीं है। अगले सत्र में शुरू होने पर आगे की प्रक्रिया संभव हो सकती है। वहीं एक सवाल यह भी है कि महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, जैसा कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लेकर कानून में स्पष्टता नहीं है। हालांकि लोकसभा में स्पीकर के पद को हटाए जाने का प्रस्ताव आता है तो उस दौरान डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। वहीं नैतिक तौर पर इस तरह की स्थिति में उपसभापति को राज्यसभा में अध्यक्षता करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए संख्या कितनी चाहिए? अभी के आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा की वेबसाइट पर फिलहाल सदस्यों की कुल संख्या 231 बताई गई है। सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर विपक्षी दल महाभियोग लाते हैं तो उसे बहुमत पास होने के लिए 116 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं राज्यसभा में फिलहाल इंडिया अलायंस के पास अभी तक कुल 84 सांसद हैं। इनमें कांग्रेस के पास 27, टीएमसी के पास 12, आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सांसद हैं। तो अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पेश होता है तो अन्य दलों के सभी 11 सांसद प्रस्ताव का समर्थन कर भी दें, फिर भी कुल 84 + 11 यानी 95 सदस्य होंगे और बहुमत के लिए 116 से 21 सांसद कम रह जाएंगे। ऐसे में साफ है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होना संभव नहीं लगता। लेकिन अगर किसी तरह राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो भी जाता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। वहां विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया गठबंधन के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी विपक्षी दल महाभियोग क्यों ला रहे हैं? देखिए, राज्यसभा में बीजेपी को एनडीए के अन्य दलों की मदद से बहुमत हासिल है। ऐसे में विपक्षी दल एकजुट हो जाए फिर भी महाभियोग प्रस्ताव पास होना संभव नहीं है। हालांकि अगर महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो यह विपक्ष का एक ऐतिहासिक राजनीतिक फैसला होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह नहीं है कि विपक्षी दल इस प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को हटा पा रहे हैं या नहीं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि एक बार राज्यसभा में यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो नैतिक तौर पर उपराष्ट्रपति इस पद पर बने रहने का ग्राउंड खो देंगे। अगर महाभियोग लाया जाता है तो इसकी एक वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है। राज्यसभा में एनडीए पर हावी होने के लिए संभव है कि विपक्ष ये प्रस्ताव ला रहा हो। अब एक राजनीतिक धड़ा तो यह भी मानता है कि इस महाभियोग प्रस्ताव से इंडिया अलायंस की टेस्टिंग होना तय है। दरअसल प्रस्ताव के नोटिस के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है और एनडीए अलायंस ने 72 सांसदों के हस्ताक्षर ले लिए। लेकिन जब वोटिंग की जाएगी तब देखना होगा कि कांग्रेस के कहने पर कितने सांसद कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में इन दिनों नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन को लीड करने की अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। वहीं आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी ममता का समर्थन किया है। लालू ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता चुना जाना चाहिए। तो ये खींचतान भी कहीं ना कहीं वजह हो सकती है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व मुख्य सचिव भगवान देव इसरानी का कहना है कि प्रस्ताव की वोटिंग से यह बात भी साफ हो जाएगी कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ी है या नहीं। अगर गठबंधन के सभी नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की तो ठीक है, लेकिन विपरीत वोटिंग होने पर इंडिया अलायंस के टूटने की आशंका साफ साफ दिखाई दे जाएगी। अब एक आखिरी सवाल यह है कि क्या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के खिलाफ पहले भी लाया गया है महाभियोग प्रस्ताव? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी के मुताबिक आज तक उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं कि इससे पहले सितंबर 2020 में 12 विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी उपसभापति के खिलाफ इस तरह के विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया था।
लेकिन जैसा कि तब सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 90 के तहत गैर स्वीकार्य है, क्योंकि नियमों के मुताबिक 14 दिन पहले प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। इस वजह से तब उनके खिलाफ भी पेश होने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। रशीद किदवई साहब आगे ये भी कहते हैं कि धनखड़ पर आरोप है कि वह बीजेपी नेता की तरह सदन को चलाते हैं, जबकि इससे पहले किसी भी उपराष्ट्रपति पर इतने बड़े पॉलिटिकल आरोप नहीं लगे हैं। ये पद निष्पक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा एक वजह यह भी हो सकती है कि वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो ये था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें हमने देखा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की वजह और उसके प्रक्रिया तथा होने वाले प्रभाव को। ऐसे ही किसी बहुचर्चित मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप देख रहे थे मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।